हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड की पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कि अभी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अभी आपको जो है यहाँ पर हमने वीडियो के अंदर जो है लेसन कंप्लीट करा भी दिए हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई, जिसका लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 मैंने आपको दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। यूनिट नंबर 2 जो है आपकी, इसका भी हमारा जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। और अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, जिसमें आज की वीडियो होने वाली है लेसन नंबर 1 प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है वो आपका बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अपना नोटपैड लेकर बैठना है और एक पेन लेकर बैठना है। जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगेंगे उन्हें आपको हैंड टू हैंड अभी जो है नोट डाउन कर लेना है। तो देरी ना करते हुए क्या करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 में अब जो हमें बात करनी है वो किस चीज़ की बात करनी है, हमें बात करनी है प्रधानमंत्री वाली की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 से केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, लेसन नंबर 1 प्रधानमंत्री। तो इस प्रधानमंत्री शब्द से तो हर कोई वाकिफ़ है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो ले लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रत्येक आधुनिक राज्य में सरकार के 3 अंग होते हैं। कोई भी राज्य हो, उस राज्य की अगर हम बात करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं वहाँ पर। सबसे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आपको पता है कि जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उस पर कार्य करेगी और न्यायपालिका उस पर न्याय करेगी। सरकार के कानून निर्माण करने वाले अंग को विधायिका कहते हैं। आधुनिक समाज की बढ़ती जटिलता के परिणाम स्वरूप विधायिका पर सामाजिक हित के लिए कानून निर्माण के कार्य का बोझ बढ़ गया है। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका, जो कानून को कार्यान्वित करती है, यह सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना जरूरी है, वरना आम लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं होगा। न्यायपालिका का कार्य भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मौजूदा कानूनों के आधार पर निर्णय देना है। तो ये आपको एक छोटा सा यहाँ पर आपको इंट्रो मिल गया है, और अब बहुत अच्छा इंट्रो है तो आपको समझ भी आ गया होगा कि प्रत्येक आधुनिक राज्य के अंदर सरकार के जो हैं वो 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और तीनों के कार्य हमने यहाँ पर बता दिए हैं कि तीनों के क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, जो हमारा चैप्टर है जिसमें बताया गया प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है वो क्या है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। संविधान द्वारा भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो सरकार है उसका उत्तरदायित्व जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान के प्रति, लोगों के प्रति निरंतर बना रहता है। कि इसमें सबसे पहली विशेषता यही है कि जो सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से संविधान के प्रति और लोगों के प्रति निरंतरता बनी रहती है। इस व्यवस्था में 2 कार्यकारी मुखिया जो है इसके अंदर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नाम मात्र या फिर औपचारिक रूप से या संवैधानिक, जो कि राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो कौन है? नाम मात्र का मुखिया है, औपचारिक रूप से मुखिया है और संवैधानिक है। और दूसरा वास्तविक, जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान या कहें कि नाममात्र का कार्यकारिणी प्रधान होता है। सिर्फ नाममात्र के कार्य उसके हाथ में होते हैं। कार्यपालिका का समस्त कार्य अगर हम देखते हैं तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के अंदर जुड़ी हुई है, परंतु राष्ट्रपति के नाम से किए गए निर्णय वास्तव में लेता कौन है? वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही। दूसरे शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं आसान से कि जो प्रधानमंत्री है उसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारी प्रधान की शक्तियां उसके अंदर मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो देश के अंदर 2 कार्यकारी जो मुखिया हैं, तो सबसे पहला जो है नाम मात्र का मुखिया राष्ट्रपति, और जो दूसरा है जिसमें वास्तविक शक्तियां मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो संसद का नेता, देश का नेता, दल का नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक स्वरूप होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। प्रधानमंत्री ही एक अकेला है जो कि क्या है, वो पूरे तंत्र की धुरी है। प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की धुरी का केंद्र बिंदु है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख मात्र 3 बार किया गया है। अब वो 3 बार कैसे?
अनुच्छेद 74(1) यानी कि अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए। दूसरा, 75(1) में बोला गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। और तीसरी बार जब यूज़ हुआ ये नाम तो वो अनुच्छेद 78 में हुआ। अनुच्छेद 78 में बोला गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वह संघ के कार्यों का प्रशासन, विधायी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें और संघ के कार्यों का जो प्रशासन है और विधायी प्रस्तावों संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे उसको दें। और तीसरा, किसी भी विषय को जिस पर भी किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार ना किया हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और छुपा रुस्तम आता है निकल कर, वो है उप प्रधानमंत्री। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है किंतु व्यवहारिक राजनीति में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उप प्रधानमंत्री चुने जाने वाला व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। अब तक कई उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। ये हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, YV चौहान या फिर चौधरी देवीलाल जो कि 2 बार बने हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब उप प्रधानमंत्री रहे। अब जो क्वेश्चन आपका बेसिकली इस वाले चैप्टर से आता है तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में ही सब कुछ आएगा। तो आपको ईजिली इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव है। अनुच्छेद 75 केवल यही उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया उसने प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दे तो किसी को भी कर देगा, बल्कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब देश में आम चुनावों का गठन होता है तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो मुखिया होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हेतु बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ये तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण भी देख लेते हैं एक कि 1989 में जब लोकसभा में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जो राष्ट्रीय मोर्चे के जो नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और 1991 में नरसिम्हा राव को, और 1998 के अंदर और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उस टाइम पर। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की, और उसके बाद में जो एक्चुअल ये जो क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति, इस लेसन में से आपको यही सब तैयार करना है। पूरे नंबर मिलेंगे, सब आपको बस जितना बोल रहा हूँ उतना सुनना है, उतना समझना है, और जो आपको मेन लगता है आप उसे अपने नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। सिर्फ यही आपको करना है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देगा, बल्कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है। प्रधानमंत्री हमारे देश के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, और एक शर्त होती है कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह पद पर बना रहेगा। जैसे ही लोकसभा के अंदर अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा भी प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, जैसे ही लोकसभा में उसका बहुमत गया प्रधानमंत्री भी चल गया। अब प्रधानमंत्री भी हट जाएगा। तो 10 जुलाई 1979 को लोकसभा के विरोधी दल के जो नेता थे यशवंत राव चट्टान, इन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव डाला था, और मतदान से पूर्व ही प्रधानमंत्री देसाई ने 15 जुलाई 1979 को त्यागपत्र दे दिया, यानी कि 1979 को, क्योंकि जनता दल के कई सदस्यों ने दल की सदस्यता त्याग दी थी। तो ये हो गया कार्यकाल। अब जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का जो बैकबोन है, इस चैप्टर की जो बैकबोन है वो आपका सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति बताइए। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है उसी की तरह इतनी शक्ति प्राप्त है और उसे प्रशासन की धुरी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करते हुए लॉर्ड मार्ले ने बोला है कि प्रधानमंत्री समान के बीच प्रथम एवं मंत्रिमंडल रूपी मेहरबा के आधारशील। प्रधानमंत्री समान के बीच में सबसे पहले है मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है, और मंत्रिमंडल जितना भी है उसकी क्या है वो आधारशिला है।
तो अब इनके सबसे पहले हम शक्ति और कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है वो यही है, मंत्रिपरिषद का गठन। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। व्यवहारिक तौर पर सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और वह मंत्रिपरिषद में किसी को भी ले सकता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करते हुए देश के भिन्न भिन्न भागों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक जातियां आदि को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करता है कि भाई उनको वो जो है मौका देता है। दूसरा पॉइंट है विभागों का वितरण। विभाग यानी कि जो भी विभाग हैं उनको बांटा जाएगा। तो प्रधानमंत्री न केवल अपने साथियों को चुनता है बल्कि मंत्रियों के विभाग को भी बांटता है कि भाई शिक्षा मंत्रालय किसके हाथ में आएगा, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय किसके हाथ में जाएगा, दूरसंचार जो है, परिवहन संसाधन जो मंत्रालय है वो किसके हाथ में जाएगा। ये सब चीज़ें कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसद के संदर्भ में अगर हम बात करें कि निचला सदन जो होता है हमारा लोकसभा, तो ब्रिटेन की तरह ही भारत का प्रधानमंत्री भी जो है निचला सदन का प्रतिनिधित्व करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति संसद का सत्र जो है करने के लिए और सत्राहवान करने का आदेश देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को लिखित परामर्श 44वें संविधान संशोधन देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है कि अगर वो चाहे तो ये बात दी गई है कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि वो लोकसभा को भंग करवा सकता है अगर वो लिखित रूप में परामर्श को दे दे। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, हम ये कह सकते हैं। तो भारतीय संसद शासन प्रणाली जो है इसमें प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णय की सूचना देगा और राष्ट्रपति के विचार को मंत्रिमंडल के सामने रखेगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है आपका मंत्रिमंडल का नेता। अब जो कैबिनेट जो होती है, मंत्रिमंडल जो होती है, उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कैबिनेट सभी कार्य करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न भागों के बीच कड़ी। अब देखो, जैसे प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रधान होने के नाते महत्वपूर्ण कार्य करेगा, वहीं अलग अलग भागों के अंदर कोई भी समस्या अगर उभर कर सामने आती है, झगड़े आते हैं, मतभेद आते हैं, तो उनको सुलझाएगा। और कुशल प्रभावी प्रशासन के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है कि विभागों में आपसी सहयोग और तालमेल बना हो। इस उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में कड़ी का काम करता है, एक दूसरे को चीज़ों को जोड़ने का काम। राष्ट्रपति के संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। राष्ट्रपति लगभग प्रत्येक मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं और उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। जो उसने सलाह दी उसी तरीके से वो कार्य करेंगे। राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता संपूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर सुशासन और पथ प्रदर्शन के लिए निगाह लगाए हुए होता है। आपको पता होगा ना कि देश के अंदर कोई भी चीज़ चल रही है तो भारत में भी जो चुनाव भी जो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े जाते हैं। जैसे 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता, 1998 में लोकसभा चुनाव में नारा दिया कि अब की बारी अटल बिहारी, है ना। तो इस तरीके से, और उसके बाद में 2014 के अंदर जब चुनाव आए तो अब की बार मोदी सरकार। तो ये सब क्या है, ये लेकिन जो है दल के नेता को अधिक महत्व दिया जाता है और बताया जाता है कि जो प्रधानमंत्री का नाम है ना, वही जो है इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण। अब भारत की विदेश नीति और घरेलू नीति के निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री क्या करता है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति के अंदर होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का एक प्रमुख प्रवक्ता होने के साथ साथ नीति निर्माता भी होता है। जो भी उसको प्लानिंग जो करनी है, क्रिएट करनी है, जो भी उसको बनानी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सब प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। और एक अच्छे प्रवक्ता यानी कि वो अपने मंत्रिमंडल को संभालने के लिए, उनको बोलने के लिए भी सबसे ऊपर लाया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री और आपातकाल। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। जैसे अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण और 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के आक्रमण और 26 जून 1975 को आंतरिक व्यवस्था खराब होने पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आपातकाल की घोषणा की गई। यानी कि जैसे 1975 वाला जो आपातकाल है वो तो आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 352 वाला, जिसमें देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका बोलते हुए इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उसने क्या करा, राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की घोषणा की।
और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं यदि मंत्रिमंडल आपातकाल की घोषणा करने की लिखित सलाह दे, क्योंकि पहले मौखिक तौर पर जो है आपातकाल लगाया गया तो इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। तो इसलिए अब क्या कर दिया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत पहले जो है मंत्रिमंडल आपातकाल की घोषणा की जो है लिखित वो दी जाएगी, उसके बाद ही आपातकाल लगेगा। अलग अलग विभागों के अंदर परिषद के अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करें कि राष्ट्र की अर्थ नीति का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुग्रह की शक्तियां भारत के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। अब इसके अंदर जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि सम्मानजनक उपाधियों का वितरण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं जितने भी ब्लू वाले, इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख लो, एक दो लाइन इसके अंदर की लिख लो, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए, आप अपने आंसर को आराम से लिख सको। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।